निंबल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे अब घोषित हो चुके हैं। राजनीतिक दलों में अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे की होड़ मची है, लेकिन जानकारों का कहना है कि बेहद स्थानीय स्तर पर होने वाले इन चुनावों और इनमें हावी रहने वाले स्थानीय मुद्दों के बावजूद इनके परिणाम एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनावों की मतगणना 2 मई से शुरू हुई और जिला पंचायत सदस्यों के अंतिम परिणाम आते आते 3 दिन लग गए। इस चुनाव में सबकी निगाहें 3052 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन पर लगी थीं, जो बाद में अपने अपने जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत सदस्यों को राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया था और अब उसी आधार पर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। राज्य के सभी 75 जिलों के परिणामों के आकलन से पता चलता है कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी समर्थित 747 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित 690 प्रत्याशी ही जीत पाए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 381, कांग्रेस पार्टी ने 76 और राष्ट्रीय लोकदल ने 60 सीटें जीतने का दावा किया है। पंचायत चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने भी करीब 2 दर्जन सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि बाकी यानी ज़्यादातर सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि 981 सीटें जीतने का दावा किया है और उसका कहना है कि जीते हुए तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी के ही हैं। दिलचस्प बात यह है कि टिकट न पाने की वजह से बीजेपी के कई उम्मीदवार पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। उस वक्त पार्टी ने न सिर्फ उन्हें निष्कासित कर दिया बल्कि उनके कई समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन अब उन्हीं निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों पर पार्टी अपना दावा जता रही है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ल कहते हैं कि पंचायत चुनाव के परिणाम बताते हैं कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास दोहराया है। हमारे अधिकृत प्रत्याशियों के अतिरिक्त कई जगह निर्दलीय जीते हैं, वो भी हमारी विचारधारा के ही हैं। बीजेपी प्रवक्ता परिणाम को संतोषजनक भले ही बता रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टी ने जिस जोश खरोश के साथ उम्मीदवार उतारे थे और जिस तरीके से चुनाव का प्रबंधन किया था, अपने बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी प्रचार में उतारा था, उसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के लिए बड़ा आघात बता रहे हैं। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा जैसे उन जिलों में भी बुरी हार का सामना करना पड़ा है, जहां पार्टी और सरकार की सक्रियता आमतौर पर ज़्यादा रहती है। यही नहीं, पार्टी के कई नेता, विधायक और मंत्री भी अपने रिश्तेदारों तक को चुनाव नहीं जिता पाए। क्षेत्रीय दृष्टि से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी का प्रदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड इलाकों में भी काफ़ी कमज़ोर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी से कड़ी टक्कर मिली, तो बाकी जगहों पर वो समाजवादी पार्टी से पिछड़ी नजर आई। जबकि तैयारियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी अन्य किसी भी राजनीतिक दल से ज़्यादा मजबूती से लड़ रही थी। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि उपचुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, आमतौर पर सत्तारूढ़ दल हमेशा बढ़त बनाए रखता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन टिकट देने की प्रक्रिया में उसने काफ़ी गड़बड़ी की और लोगों की नाराज़गी चुनावी नतीजों में साफ दिखती है। निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान तेज़ हो गया है और ये परिणाम योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी की जीत की तुलना साल 2015 के चुनाव से करते हैं, जब सपा ने 2100 से ज़्यादा जिला पंचायत की सीटों पर जीत का दावा किया था। पार्टी नेता गौरव भाटिया मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि इस हिसाब से सपा 1/3 सीट पर आ गई, जबकि बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। लेकिन योगेश मिश्र इसे कुछ इस तरह से देखते हैं कि 2015 की तुलना कहीं से भी तार्किक नहीं लगती। सोचने वाली बात है कि तब बीजेपी के कितने एमएलए थे और आज कितने हैं। बीजेपी ने आज तक यूपी में कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। पहली बार उसे ये मौका मिलने जा रहा है, इसलिए योगी सरकार का विश्लेषण उस आधार पर ही होगा। पंचायत चुनाव में बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें चुनाव लड़ाया, लेकिन उसकी यह रणनीति भी कारगर नहीं हुई।
संध्या यादव निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थीं, लेकिन इस बार वो बीजेपी के समर्थन के बावजूद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गईं। इटावा में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाक्य कहते हैं कि इस इलाके में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का प्रभाव अभी भी समाजवादी पार्टी की तुलना में नगण्य सा है। उनके मुताबिक बीजेपी के पास कोई आधार नहीं था, योगी मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे थे। यादव परिवार में सेंध लगाने की कोशिश भी नाकाम रही। इटावा में तो प्रदेश अध्यक्ष भी प्रचार करने आए थे, लेकिन 24 वार्डों में से मुश्किल से 1 या 2 में ही बीजेपी जीत पाई है। 20 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। पंचायत चुनाव से पहले देश भर में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन चल रहा था और इस दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण और उसकी वजह से आम जनता को ही परेशानियां भी चर्चा में थीं। ऐसा माना जा रहा था कि इन दोनों मुद्दों का चुनाव में खासा असर होगा। किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा भी, जब राष्ट्रीय लोकदल ने कई जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला इसे नहीं मानते और कहते हैं कि मुजफ्फरनगर जैसे किसानों के गढ़ में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। लेकिन शामली में वरिष्ठ पत्रकार शरद मलिक कहते हैं कि पंचायत चुनाव में यहाँ किसान आंदोलन का खासा प्रभाव रहा और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। वो कहते हैं कि किसान यूनियन के नेताओं की हार जीत का कोई मतलब नहीं है। किसानों ने राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को वोट देना तय किया था और वैसा ही हुआ है। कुछ जगह दूसरे दलों के समर्थक भी वोट पा गए, जिन्होंने आरएलडी से एक तरह का गठबंधन किया था। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ माहौल बीजेपी के खिलाफ था और चुनाव परिणाम में वो दिखा भी है। आरएलडी नेता अजीत सिंह के निधन का भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में असर होगा और किसानों की सहानुभूति रहेगी। किसान आंदोलन के दौरान अवध क्षेत्र में कृषि कानूनों का विरोध भारतीय किसान यूनियन के अलावा राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल ने भी किया था। पंचायत चुनाव में आरकेकेडी ने इन इलाकों में अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लेखक अमरेश मिश्र का दावा है कि उनके कई समर्थकों ने जीत दर्ज की है। वो कहते हैं कि भाजपा विरोधी सवर्ण और कुछ पिछड़े और दलित जो सपा, बसपा या कांग्रेस को विकल्प के रूप में नहीं देखते, उन्होंने हमारे प्रत्याशियों का समर्थन किया। उनके मुताबिक बाराबंकी जिले की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन जिला पंचायत की 57 में से केवल 7 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। उससे ज़्यादा यहाँ हमारे उम्मीदवार जीते हैं और किसान आंदोलन इसकी प्रमुख वजह है। किसान आंदोलन के दौरान आरकेकेडी तब चर्चा में आया था जब 28 दिसंबर को बाराबंकी में सिर मुड़ाकर कृषि कानूनों का उनके लोगों ने विरोध किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी पंचायत चुनाव के नतीजों को सरकार की अक्षमता और उनकी पार्टी के प्रति जनता के विश्वास के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि 4 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कानून व्यवस्था से लेकर लोगों को इलाज तक दे पाने में असफल रही है। आज ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए त्राही त्राही मची हुई है। जनता ने इस चुनाव में बीजेपी को आईना दिखाया है और अगले साल के विधानसभा चुनाव में वो सबक भी सिखाएगी। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र पंचायत चुनाव के नतीजों पर किसान आंदोलन के असर को नहीं मानते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार के प्रबंधन को लेकर जो नाराज़गी है वो यहाँ ज़रूर दिखती है। यही नहीं, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण से निपटने के हमारे तरीकों का नकारात्मक असर हुआ है। हम लोग सोशल मीडिया पर इस संबंध में कोई बात लिखने से भी डर रहे हैं। लोग तीखी आलोचना करने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारे समर्थक कुछ भी न लिखने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस मामले में पार्टी के समर्थक ही नहीं, पार्टी के लोग ही बहुत निराश हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों में वो नाराज़गी साफ दिख रही है, भले ही बड़े नेता स्वीकार करें या नहीं।